हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले समझेंगे कि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। सो नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो कि कौन से एनर्जी से रिलेशन होगा इसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और केमिस्ट्री सो केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? केमिकल्स के अबाउट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसको हमने फाइनली बोल दिया कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू केमिकल्स, तो केमिकल एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी के बीच में जो कन्वर्जन होंगे, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्जन, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में अगर हम मेनली देखें तो हमें 3 टॉपिक पढ़नी है। देखिए कौन कौन सारे 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम हम कह सकते हैं वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल। तो पहला हमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, और सेकंड टाइप हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड टाइप पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक और टॉपिक पढ़नी है हमें थर्ड टाइप में, वो है हमारा क्या? कंडक्टेंस ऑफ आयन या सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में फ्लो किसका होगा? दैट इज फ्लो ऑफ आयंस। तो ब्रॉडली ये 3 चीजें हमें अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से रिजेंबल्स केमिकल एनर्जी। तो दोनों के बीच इंटर कन्वर्सन्स होंगे। मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, उसका दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके बाद पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जब पढ़ेंगे तो उससे पहले जरा मैं इन दोनों को देख लूं एक साथ कि इन दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं। जब इन दोनों सेल को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस किया जाए तो इनको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इन शॉर्ट कहें तो हमें 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ने हैं, एक गैल्वेनिक और वोल्टाइक, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम इसको रब करेंगे और ये टॉपिक देंगे 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्रीफ रिवीजन कर दो क्योंकि चैप्टर मैंने अभी अभी शुरू किया है तो आपके लिए हर सारे टर्म्स थोड़े नए लगेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था, इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री केमिकल से रिजेंबल्स है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल्स में, ये पढ़ा हमने कि इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब ये पढ़ लिया हमने उसके बाद मैंने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेजर में क्या क्या पढ़ना है। तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, 3 चीजें पढ़नी है हमें। कौन कौन सी 3 चीजें? एक हमारे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट जब वो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? तो इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यही है हमारा आज का टॉपिक 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से 2 टाइप्स के? तो पहला हमने क्या बोला था? गैल्वेनिक, या इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको वोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। इस साइड में क्या था हमारा? इस साइड में था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कलर चेंज कर दे रहा हूं।
ठीक है, तो सबकी थोड़ी प्रॉपर्टीज जान लेंगे ताकि 1 बाय 1 पढ़ने के समय हमें इजिली कंपेयर करने में आसानी रहे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे हम 1 बाय 1। तो अब यहां ध्यान से देखिए, जिस केस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, वही गैल्वेनिक सेल है। तो क्या होगा इसमें, केमिकल एनर्जी किस में जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए यहां केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाए तो उस केस को क्या कहेंगे, दैट इज इनपुट हमारा केमिकल एनर्जी होगा बट आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, वो केस होगा गैल्वेनिक सेल का। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके उल्टा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इनपुट तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा बट आउटपुट हमारा केमिकल एनर्जी हो जाएगा इस वे में, और गैल्वेनिक में किस वे में था, अपोजिट वे में। तो एक पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गया कि जब भी गैल्वेनिक की बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, और जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब सेकेंड पॉइंट पे जरा ध्यान दें। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है गैल्वेनिक सेल का, कि इसमें जो रिएक्शंस होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे। इनके रिएक्शन कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होगा इसका मतलब यह है कि इसका डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दैट इज लेस देन 0। इस साइड जब आके देखेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो सारे ये जो डिफरेंस है इसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। अब इन टॉपिक्स की बात करें तो चाहे वो हमारा गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इन सब का अगर बेस में जाके बात करें तो इनके बेस में क्या रहता है, तो इनका बेस रेडॉक्स रिएक्शन ही रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन का बेस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। इन द सिमिलर फैशन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक की भी बात करें तो इसका भी बेस क्या रहता है, इसका भी बेस रहता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब इसका बेस हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करती हैं, इनका बेस रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करती है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इन शॉर्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो जब ये 3 पॉइंट आप समझ गए, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं जो आपको आगे बहुत यूज आने वाला होगा। जब गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो एनोड हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, आप बिल्कुल याद करके रख लेंगे। जब भी गैल्वेनिक सेल की बात होगी तब एनोड नेगेटिव लेंगे। जब भी गैल्वेनिक सेल की बात होगी तो एनोड हम नेगेटिव लेंगे, बट जब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात होगी तो एनोड उल्टा हो जाएगा। एनोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं एनोड के लिए और कैथोड के लिए, वो आप सब भूल जाएंगे कि कहां पे एनोड नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव है। फिक्स नहीं है कि एनोड हमेशा नेगेटिव ही होगा, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हम किस सेल की बात कर रहे हैं। बट जब हम इसके आगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा एनोड है और कौन हमारा कैथोड है। बट एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि अब हमें कभी किसी ने हमसे पूछा कि एनोड पे कैसा साइन होता है तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि माइनस है कि प्लस है। इट डिपेंड्स करेगा कि हम किस सेल में इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि जब हमने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिवाइड कर लिया, फर्स्ट गैल्वेनिक और वोल्टाइक एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक, तो जब बेसिक डिफरेंस हमने ध्यान से देखा तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था कि इसका इनपुट केमिकल था और आउटपुट इलेक्ट्रिकल था, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। बट इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा था, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इनके इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, आउटपुट केमिकल एनर्जी था। ये स्पॉन्टेनियस थी, खुद ब खुद हो रहा था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव।
दैट इज लेस देन 0। ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी, हमें इसमें कुछ एक्सटर्नली खुद से देना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो इसके लिए डेल्टा जी इसका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, दोनों का बेस सेम है रिडॉक्स रिएक्शन, सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दे आर शोइंग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एंड दे आर शोइंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दोनों में डिफरेंस, एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। ऐसे कंस्ट्रक्शंस वाइज बात की जाए तो बहुत सारे डिफरेंस है, पर वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें 2 चैम्बर होंगे, इसमें 1 चैम्बर होंगे, इसमें सॉल्ट ब्रिज होगा नहीं होगा, वो सारी बात की बातें वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक के लिए हम इतना रहने देंगे और इसको रब करने के बाद हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। सो पहले हम थोड़ा सा रेडॉक्स डिस्कस कर लेंगे, इसको रब करके इस रेडॉक्स के पॉइंट को, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले रब करता हूं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो हम जरा ब्रीफली कर लेंगे क्योंकि हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, फिर भी इस चैप्टर्स के लिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, इसलिए हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स नाम से ही क्लियर है क्या होगा, इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली दोनों हो, कौन से, बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो जब दोनों साथ साथ होंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन, तो इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इस चीज को समझने के लिए हमें एक अच्छा एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Zn प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, देखिए ZnSO4 प्लस Cu। अब जरा ध्यान से देखें, जब हमने लिया Zn प्लस CuSO4 तो ये कन्वर्ट हो गया ZnSO4 एंड कॉपर में। तो जब हम देखें यहाँ जिंक का, तो जिंक यहाँ फ्री है, इसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जिंक यहाँ पे जब कंसीडर करें तो जैसे ZnSO4, आप ध्यान दीजिए H2SO4, तो H का 2 प्लस होगा तो SO4 पे -2 होता है। तो जब -2 इस पे होंगे तो Z को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए कितना आना होगा, +2। अब देखिए जिंक कहां से कहां पहुंच गया, जिंक पहले था 0 पे और पहुंच कहां गया, +2 पे। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है 0 से बढ़ के 2 हो गया, तो इसको कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, ऑक्सीडेशन। दिस इज रिडक्शन। ये सिंबल आपको याद रहना चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि जिंक का क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज नॉर्मल स्टेट में 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ SO4 पे -2 है तो न्यूट्रल करने के लिए +2, 0 से +2 में क्या, दैट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। इन द सिमिलर फैशन वी विल वॉच फॉर कॉपर। तो जब यहाँ Zn पे SO4 के कारण था +2, तो यहाँ कॉपर में भी +2 होगा, क्यों, क्योंकि SO4 -2 होता है, न्यूट्रल करने के लिए कॉपर +2। अब कॉपर न्यूट्रल अपना जनरल स्टेट में चला गया तो वो 0 होगा, क्योंकि उस पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। अब कॉपर को कंपेयर कीजिए, कॉपर कहां से कहां गया, ध्यान से देखें। कॉपर था पहले 0 पे, थोड़ा इसको सीधा बना ले, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अब कॉपर था +2 पे और चले गया कहां पे, 0 पे। +2 से 0 पे जाने को क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, 0 से 2 दैट इज डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा याद रखिएगा क्या कहते हैं, दैट इज रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन, एडिशन, इंक्रीज, सो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज, सो रिडक्शन। तो अब मैंने आपको बेसिक बता दिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स का। तो जब साइमल्टेनियस अकर करेंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब बहुत आसानी से पहचान पाएंगे बाय सीइंग द ऑक्सीडेशन नंबर, इफ इट इज इंक्रीजिंग then it is oxidation, if it is decreasing then it is reduction। तो अब रिडॉक्स हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 सेल्स होते हैं। मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से 2 सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक भी कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट इन दोनों सेल को पढ़ने के पहले हम डेनियल सेल के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी लेंगे, और जब हम डेनियल सेल्स के सारे केस को डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे गैल्वेनिक सेल और बाकी सेल्स को पढ़ने में। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स में आगे बढ़ने के पहले हम डेनियल सेल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे डेनियल सेल क्या कहता है। तो पहले मैं इसको रब करूंगा और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा डेनियल सेल।
तो मूव करते हैं डेनियल सेल पे। तो डेनियल सेल है क्या, पहले ये जान लेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहला पढ़ा था हमने गैल्वेनिक सेल, और हमने डिस्कस किया था कि कब Ce से E होगा और कब E से C होगा। तो अब डेनियल सेल के बारे में जानेंगे। तो डेनियल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप कहेंगे केमिकल एनर्जी इसको आती कहां से है, तो हम कह सकते हैं कि दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से जो उसको एनर्जी मिलती है केमिकल, उसको क्या करता है, चेंज कर देता है कहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता कितना है, तो 1.1 वोल्ट। अब इसके बारे में कैसे आया, क्या आया, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द डेनियल सेल। तो इन शॉर्ट डेनियल सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। तो पहले हम इस सेल का रिएक्शन देख लेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेनियल सेल का पहले रिएक्शन लिख लीजिए, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। अब चाहे तो अगर हम इसका स्टेट दे दें तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो ये मेटल है तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, यहाँ एक्वस फॉर्म में है क्योंकि सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन में है तो एक्वस फॉर्म में है, यहाँ मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन किसका, डेनियल सेल का। अब डेनियल सेल का जरा रिप्रेजेंटेशन देख लें, तब उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने का मजा आएगा। तो देखिए डेनियल सेल होता क्या है। ऐसे दो बॉक्स बना लेंगे, पहले वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, एक मेटल की रॉड को डिप कर लेंगे उसी के सॉल्यूशन में। वो मैं बताता हूं आपको, पहले अभी अच्छे से एक डायग्राम बना लीजिए। तो ये कौन सा रॉड रहेगा, जिंक का रहेगा, जिंक, क्लियर है। तो उसी का सॉल्यूशन क्या रहेगा, ZnSO4 रहेगा। देखिए तो आपको दिख जाए, इसके लिए मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जिंक है और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। अब इन द सिमिलर फैशन इधर भी एक रॉड डिप कर देंगे, ये रॉड होगा कॉपर का और इसी का सॉल्यूशन, तो इसी का सॉल्यूशन क्या होगा, CuSO4। तो थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेंगे। इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं, CuSO4। अब हमने दो अलग अलग चैम्बर्स लिए और दोनों में उनके मेटल रॉड डिप किए हैं, जिसका मेटल था उसी के सॉल्यूशंस में। तो मेटल जिंक के थे तो जिंक के सॉल्यूशन में, मेटल कॉपर का था तो कॉपर के सॉल्यूशन में। अब जब हमने इनको डिप कर दिया तो हमें क्लियर है, जब हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि इस केस के लिए एनोड क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और क्या है, ये एनोड है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या है, कैथोड है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो एनोड पे मैंने हमेशा से बोला है कि बाकी एनोड पे भले ही सिंबल बदल जाए और एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे कोई भी सेल हो, और कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनोड को माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। एनोड जहां भी रहेगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड जहां भी रहेगा वहां ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड जहां भी रहेगा वो रिडक्शन होगा। सिंबल चेंज हो सकता है प्लस से माइनस, डिपेंड ऑन किस टाइप के सेल के डिस्कशन कर रहे हैं, बट एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या है हमें पता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द सिमिलर फैशन रिडक्शन क्या रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब जब इनका रिएक्शन लिखेंगे हम तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना होगा इस फर्स्ट हाफ सेल का। तो फर्स्ट हाफ सेल को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं क्योंकि हो यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीडेशन। तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं।
अब यहाँ एनोड है, तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, देखिए एट एनोड कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर कह दिया कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब जो हमारा जिंक है वो क्या करेगा, वो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिंक के जो एटम है वो जिंक के आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान देके देखिए तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे सिंबल माइनस ले लीजिए तो क्लियर रहेगा। सिंस मैंने क्लियर कर दिया है कि एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड का जिंक मेटल का बना हुआ है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड विच रिएक्शन, अदरवाइज ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यही है। तो जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक का एटम जिंक के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर क्लियर है तो इन द सिमिलर फैशन हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल देखेंगे। अब जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसके मेटल के एटम से मेटल का आयन बना, तो अब रिडक्शन हाफ सेल में उसका उल्टा होगा, सीधी सी बात है। अब क्या होगा देखिए, कहां पे, एट कैथोड। रिएक्शन कहां पे देख रहे हैं, एट कैथोड रिएक्शन। वहां पे देखिए कौन सा रिएक्शन देखे थे, एट एनोड, क्योंकि ये एनोड था, ये कैथोड है। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन आएगा, तो कॉपर के जो आयन है Cu2+, अब वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर का आयन से वो कहां पे चले जाएंगे, एटम पे। देखिए क्लियर है। तो बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे क्या था, जिंक का एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और जिंक के आयन में कन्वर्ट हो गया। बट रिडक्शन में क्या हुआ, कॉपर का आयन था, उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ध्यान से देखनी है कि आयन जा रहा है एटम में और यहां एटम जा रहा है आयन में। अगर ये चीज आप समझ गए तो हम क्या कर सकते हैं कि सेल का रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, एनोड का रिएक्शन हाफ ऑक्सीडेशन सेल पता चल गया है और हाफ रिडक्शन सेल भी पता चल गया है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी पता है, रिडक्शन हाफ सेल भी पता है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल रिएक्शन आ जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर सेल रिएक्शन, देखिए यानी टोटल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमको दोनों को ऐड करना होगा, पर ऐड करने के लिए पहले हम दोनों को लिखेंगे। तो देखिए पहला रिएक्शन ये था, Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा रिएक्शन है कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिजेंबल्स कॉपर। अब देखिए कि हम कहीं भी जाके किसी भी इक्वेशन को सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमें एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं या एक्सचेंज जो हुए हैं इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब हम ऐड कर सकते हैं इक्वेशन को। सीधे किसी भी इक्वेशन को उठा के कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमें लॉस हुआ था वो यहाँ गेन हो गया, तो ट्रांसफर सेम हो गया। अब हम ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बिल्कुल सिंपल एडिशन, आप देखिए क्या होगा, जिंक किसके साथ आएगा, Cu2+। अब देखिए यहां से जिंक आ गया, यहां से Cu2+ आ गया, अदर साइड में क्या आएगा, देखिए Zn2+ प्लस कॉपर। बिल्कुल सीधा है और कुछ भी नहीं, एक्सचेंज है, दोनों इक्वल थे, कैंसिल आउट हो गए। यहां से जिंक, यहां से Cu2+, यहां से Zn2+, यहां से Cu। तो यही तो रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जिसको हम अभी सेल रिएक्शन कह रहे हैं उसी रिएक्शन को लेके हमने आगे प्रोसीड किया था, बट यहाँ आयंस के फॉर्म में है और यहाँ पे वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में दिख रहे हैं। देखिए Zn CuSO4 में Cu+2 स्टेट में है, Cu2+, ZnSO4 में Zn2+ स्टेट में और कॉपर अपने नेचुरल स्टेट में। तो नेट रिएक्शन लिखना भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या होगा कि जब एक लॉस करेगा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। जो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहां गेन करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन का लॉस और इस इलेक्ट्रॉन को गेन, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो यहां पहुंच कहां रहा है,
यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन इस जिंक का हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो जाने कहाँ चाहिए थे, कॉपर को, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, चाहिए कॉपर को। तो कॉपर तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक कनेक्शन कर देंगे, वायर्ड कनेक्शन, सर्क्यूट को कंप्लीट कर लेंगे और देखिए क्या होगा। रास्ता में एक अपना डिवाइस लगा देंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा सकते हैं जिससे पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। बल्ब लगा लीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए जिससे डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाए। अब यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, अगर वो यहाँ पहुंच जाए तो वो इलेक्ट्रॉन हेल्पफुल हो जाएगा, कॉपर के जो आयंस है एटॉमिक फॉर्म में हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ पहुंचा दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा। यहां तक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, अभी तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से की गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आगे के चैप्टर्स में। इसलिए आपको डेनियल सेल में सारा डिटेल्स बता दिया जा रहा है जो रिक्वायर्ड है, और जो और जरूरत पड़ेगी उनके जहां जगह पे आएंगे वहां डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो डेनियल सेल का इक्वेशन दिया हुआ था, उस इक्वेशन के बेस पे हमने क्या किया, 2 अलग अलग चैम्बर्स लिए, एक जिंक की मेटल रॉड ली, एक कॉपर की। जिंक की रॉड को जिंक के ही सॉल्यूशन में डाला, कॉपर के रॉड को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला। जिंक, सिंस हमें पता है कि हमारा जब भी एनोड हमेशा नेगेटिव होता है इस केस के लिए, और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, बट इट इज ऑलवेज क्लियर दैट एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखें। यहां से कोई भी एनोड में नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन कौन सा सेल ले रहे हैं, बट ये चीज कभी चेंज नहीं होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि कैसे पहचाने एनोड, तो जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, एंड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए और अपने एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है, यहाँ कॉपर को जरूरत है, क्योंकि कॉपर रिडक्शन कर रहा है, कॉपर कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास एक्स्ट्रा था। अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पहुंचा दे तो कॉपर के जो आयंस है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को पहुंचाए कैसे, उसके लिए हमने ये कनेक्शन कंप्लीट किया ताकि यहाँ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहां पहुंच जाएं। पहुंच गए हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस केस में एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। तो ये एरो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है तो इस साइड, तो अपोजिट साइड में फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, यहां तक बहुत आसानी से हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हमने यहाँ बल्ब लगाया, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए, तो सिंस ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो रहे हैं तो ये अपना ग्लो करेगा, बल्ब है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो काम करने लगेंगे। बट ये काम कब तक करेगा, हर चीज का एक लिमिट है, तो आप सोचिए कि कब तक काम करेगा। तो अगर ये सब आपने अच्छे से लिख लिया हो तो मैं थोड़ा ये साइड ड्रॉप करूंगा, क्योंकि यहीं पे अब ज्यादा डिस्कशन हमें करना है कि ये बल्ब कब तक जलेगा या ये यहाँ पे कब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर का काम चलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी तो ये बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये कब तक चलेगा, तो इस केस को डिस्कस करेंगे थोड़े डिटेल्स में, और उसमें क्या लिमिटेशंस आएगी, तो इस टेबल में और क्या ऐड होगा, एक इन्वर्टेड यूट्यूब ऐड होगा, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। तो पहले हम इस साइड को सिर्फ रब करेंगे, ये रहने देंगे, और इसके लिमिटेशंस को देखेंगे कि बल्ब कब तक जलेगा और क्या परेशानी है। तो पहले मैं जरा साइड रब कर दूं और तब फिर डिस्कस करेंगे। रब करने के पहले आप इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये सारे आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो ले लिया आपने, अब मैं रब कर, तो हमने स्पेस बना लिया है, रब कर लिया है। बस मेन पॉइंट नोट कर लेंगे कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या आया था, तो एट एनोड क्या आया था वो हम नोट डाउन कर लेंगे। तो एट एनोड पे जाके आप देखेंगे तो ये तो मैंने क्लियर ही कर दिया है कि एनोड पे हमेशा रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। तो जस्ट हमने पढ़ा था कि जिंक क्या करेगा, जिंक चेंज हो जाएगा अपने एटम से अपने आयंस के फॉर्म में, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एनोड का रिएक्शन। इसको हम साइड में रख लेंगे, ये काम आएगा। कैथोड पे सिमिलर फैशन में क्या हुआ था, याद कीजिए, एट कैथोड जब एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो कैथोड पे रिडक्शन ही होगा।
देयर इज नो अदर चॉइस। अब जो रिडक्शन होगा उसके इक्वेशंस क्या पढ़े थे हमने रब करने के जस्ट बिफोर, कि कॉपर के जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही पढ़ा था हमने, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, आगे यूजफुल होगा। अब पढ़ लिया हमने, अब जरा डिस्कशन में चलेंगे एक बार फिर से। आप अपना यहाँ ध्यान दे ले, रब के बिफोर हमने कर लिया था बोर्ड रब करने के पहले कि जिंक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करके आयनिक फॉर्म में हो रहा है, और यहाँ आयन वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर एटम के फॉर्म में आ रहे हैं। तो वहाँ एटम आयन बन रहा है, यहाँ आयन एटम बन रहा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको अब लेके चलता हूँ थोड़े नेक्स्ट लेवल के डिस्कशन पे कि आगे क्या होगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस जिंक रॉड की जब मैं डिस्कशन करूं तो ये जिंक रॉड से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो जिंक है, जिंक का जो रॉड है, उस रॉड से क्या निकल रहा है, उस रॉड से क्या निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इस रॉड से क्या निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और निकल के जा कहां रहे हैं, जब इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं तो इनके आयंस कहां जा रहे हैं, इनके आयंस जा रहे हैं सॉल्यूशन में। देखिए कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। बहुत ध्यान से देखेंगे, जिंक के रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और उनके आयंस, जिंक के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होकर जिंक के आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। वेरी क्लियर। अब जिंक के जो ये आयंस है बार बार सॉल्यूशन में जब जाते रहेंगे तो इस सॉल्यूशन पे इस आयन पे चार्ज कैसा है, ध्यान से देखेंगे। जब स्टार्ट होगा तो जितने Zn2+ है उतने SO4- की कॉन्सेंट्रेशन होगी इन स्टार्टिंग। बहुत ध्यान से देखेंगे, जो कंसेंट्रेशन होगा Zn2+ का वही कंसेंट्रेशन रहा होगा SO4 का इन स्टार्टिंग। जो कंसेंट्रेशन Zn2+ का वही कंसेंट्रेशन SO4 का। बट अब क्या हो रहा है, स्लोली जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एटम से आयंस के फॉर्म में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन से यहां छूटते जा रहे हैं, आयंस नीचे डिप होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में आयंस, कौन सा आयंस, जिंक पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, ये जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को रख के और Zn आयन 2+ में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में जाते जा रहा है। तो स्लोली जब बार बार Zn2+ इसमें आने लगेंगे, धीरे धीरे Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू SO4 कैसे, बिल्कुल, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे, जितना Zn2+ उतना SO4-। बट अब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को तो रखा पर अपने पॉजिटिव आयंस दैट इज Zn2+ को नीचे भेजना शुरू किया। जैसे जैसे Zn2+ नीचे आते जाएगा सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आते जाएगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि चार्ज प्लस आ रहा है और पॉजिटिव कौन है, Zn2+। तो Zn2+ के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएंगे और SO4 का सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। तो स्लोली क्या होते जाएगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा। क्यों, क्योंकि Zn2+ प्लस लेके इसमें डिप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छूट रहा है। अब ध्यान से देखें, जब हमारा सॉल्यूशन अब क्या होते जा रहा है, सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव होते जा रहा है। यहां कंक्लूजन देखें, सॉल्यूशन क्या हो रहा है हमारा, पॉजिटिव। वेरी क्लियर है, क्योंकि इसमें आयंस कौन जा रहा है, पॉजिटिव। जब बार बार इसमें Zn+2 डालेंगे तो प्लस बढ़ते जाएगा और सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा। सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिप होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां रह जा रहे हैं, तो रॉड कैसा होते जाएगा, रॉड नेगेटिव होते जाएगा। ये चीज समझ गए हैं तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये ध्यान से कंक्लूजन देखिए, बहुत ध्यान से इस कंक्लूजन को देखिएगा। इस एनोड के हाफ रिएक्शन में, हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन है जो एनोड पे हो रही है, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक के आयन में जा रहे हैं। द आयन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और जब बार बार इसमें Zn2+ इस सॉल्यूशन में आएंगे तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा, क्योंकि Zn पे +2 चार्ज है।
धीरे धीरे Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और इसमें पॉजिटिविटी आते जाएगी और इसमें नेगेटिविटी। तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऐसा होगा वाइस वर्सा कंडीशन में। यहां पे देखें क्या होगा। यहां पे जब हमने देखा, यहां शुरू किया था हमने, देखे Zn से, Zn का रॉड से खत्म किया था Zn के आयंस पे, Zn के एटम से खत्म आयन पे, एटम से आयन पे। हाँ, वाइस वर्सा, शुरू करना आयन से और जाना है एटम तक। वेरी क्लियर? तो यहां पे क्या होगा कि हमारे सॉल्यूशंस में देखिए Cu2+ रह रहे हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा, ये घूमते 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 पहुंच गया अब यहाँ पे। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब मूव करते 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 कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। और ये जगह कहां पे है? कॉपर पे। जब कॉपर पे वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ये बहुत क्लियर हो जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच जाएंगे, रीच्ड हियर, तब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही, क्योंकि सारा ये सेटअप हमने क्यों किया था? ताकि इनके जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वो ये गेन कर सकें। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे, यहां मैंने इस वायर के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू यहां पहुंचा दिया, ये गेन कर लिए। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आया इस कॉपर पे, इस इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत किसमें? Cu2+। और Cu2+ कहां पे? सॉल्यूशन में। अब उल्टा होगा, यहां पे क्या हो रहा था? रॉड से हम इधर जा रहे थे सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जो Cu2+ है वो रॉड पे जाएगा इसको पाने की चाहत में। तो Cu2+ जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा? तो ऊपर निकलेगा रॉड की तरफ और वहां के 2 इलेक्ट्रॉन को पाके, जो वहां रॉड पे है, जिंक के रॉड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जिंक के रॉड पे या कॉपर के रॉड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उसको लेके Cu2+ क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। देखिए, कॉपर सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में है, ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पे उसके रॉड पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ऊपर आते ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और किसका फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। तो ये चीज बहुत क्लियर है। अब यहां से जो हमने डिस्कशन किया, यहां से देखिए ध्यान से, रॉड से सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन से रॉड। अब इतना डिस्कशन जो किया, क्यों किया ये तो पता होना चाहिए। तो जब ध्यान से देखेंगे इस प्रोसेस को, मैं जरा अगर स्टार लगा दूं, इस प्रोसेस को कहूं कि फर्स्ट हैशटैग है, तो ध्यान से देखिए इस हैशटैग में क्या हो रहा है। जिंक के जो एटम है उनके आयन धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं। जिंक के जो एटम है उनके आयन उनसे दूर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जिंक के एटम इनसे दूर होते जाएंगे, जिंक का मेटल भी तो डिक्रीज करते जाएगा, जिंक भी कम होते जाएगा, जिंक का मास। क्यों? जैसे NaCl है, तो NaCl में से Na चले जाएगा तो ओवरऑल NaCl भी तो घटेगा। तो बार बार जिंक के एटम से जिंक के आयन निकल के बाहर जा रहे हैं, इसलिए जिंक का जो ये रॉड है धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसका मास घटते जाएगा। बहुत क्लियर रीजन है। एक लाइन में जिंक के एटम से उनके आयंस निकल रहे हैं और आयंस के कंस्टिट्यूशन से ही तो मेटल बनता है। तो जब जिंक के मेटल से आयन निकलेंगे तो जिंक का मेटल घटते जाएगा, उसका वेट कटते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। बट इन रिवर्स मैनर जब यहां देखेंगे तो यहां उल्टा हो रहा है। यहां पे इनके आयंस बाहर जा रहे थे, यहां पे बाहर सॉल्यूशन के आयन ऊपर आ रहे हैं। ध्यान से देखें, CuSO4 के जो सॉल्यूशन के Cu2+ आयन थे वो कूद के रॉड पे आ रहे हैं, क्योंकि रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और उनको वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत में जब ये कॉपर का आयंस है, कॉपर के आयंस ऊपर आते जा रहे हैं, और जब कॉपर के आयन ऊपर आने की ये जो फेनोमेनन है, कॉपर के आयन जो ऊपर आ रहा है, अगर उसको स्टार से ले, यहाँ पे हमने हैशटैग से लिया था जिसमें जिंक के आयन कन्वर्ट Zn2+ में हो रहे थे, और Zn से Zn2+ जब जा रहा था तो Zn का मास घटते जा रहा था, अपोजिट। इस प्रोसेस को स्टार से लिया। Cu2+, कॉपर को कॉपर के आयंस मिल रहे हैं, कॉपर को फायदा हो रहा है, यहाँ पे कॉपर बढ़ते जा रहा है, कॉपर बढ़ते जाएगा तो ये वाला जो रॉड है ये मोटा होते जाएगा, इसका मास बढ़ते जाएगा। यहाँ मास घटते जा रहा था जिंक का, कॉपर का मास बढ़ते जा रहा है। वेरी क्लियर, बिकॉज जिंक के एटम इसको जिंक के एटम से, जिंक के आयंस इसको छोड़ के सॉल्यूशन में जा रहे थे, इसलिए घट रहा था। कॉपर के सॉल्यूशन से इसके आयन इसके एटम पे आ रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन को पाने के चाहत में, तो कॉपर बढ़ रहा था। तो यहाँ मास घटते जाएगा, यहाँ मास बढ़ते जाएगा। बट इस डिस्कशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इस एस्पेक्ट को यहाँ क्लियर कर ले। जब Zn और SO4 शुरू में इक्वल थे तो यहाँ भी क्या होगा? कलर बदल दो,
शुरू में क्या होंगे, Cu के जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे वही किसके होंगे, ऐसा जगह नहीं है, थोड़ा रफ करूंगा और यहीं पे साफ साफ लिखूंगा। देखिए शुरू में दोनों बराबर रहते हैं, आपको भी पता है, तो Cu2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल किसके होगा, SO4 2 माइनस के। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस चार्ज हमें छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज हमें छोड़ के जा रहा है, प्लस हमें छोड़ के जा रहा है, तो सॉल्यूशन को क्या करते जाएगा, माइनस, प्लस जाते जाएगा तो माइनस बचते जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्लस चार्ज हमें छोड़ के जाते जा रहा, Cu2 प्लस, यहां पे प्लस चार्ज हमें आ रहा था तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा था, यहां प्लस हमें छोड़ के ऊपर जा रहा है, प्लस हमें छोड़ के ऊपर जा रहा है, प्लस ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, माइनस बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या बढ़ने लगेगा, माइनस बढ़ने लगेगा, सॉल्यूशन में माइनस बढ़ने लगेगा। तो जो कंक्लूड हमने इनके लिए किया था उसका अपोजिट कंक्लूड आएगा, और जब सॉल्यूशन में माइनस बढ़ने लगेगा तो माइनस मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इस केस में स्टार्टिंग में दोनों बराबर थे, जितने Zn उतने SO4, जितने Zn2 प्लस उतने SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। बट एच जिंक के आयंस पॉजिटिव नीचे आने लगे, पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसलिए पॉजिटिव वाले की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अपोजिट यहां पे नीचे से कॉपर के 2 प्लस आयन ऊपर जाने लगे, तो प्लस जाने लगा तो माइनस बढ़ने लगा, प्लस जाने लगा तो ऑटोमेटिक माइनस का नंबर क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो अब यहाँ पे नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हो गया। अब जो ये कंक्लूजन हमने इसके लिए किया था कि सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहे थे तो रॉड नेगेटिव, तो इसके सॉल्यूशन कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जा कौन रहा है, पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे कैसा होगा, यहां दिख रहा है आपको, नेगेटिव। और जब सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो फिर रॉड कैसा होगा, तो रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बहुत ध्यान से मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को रिव्यू कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपलर चीजें समझाई है, बहुत छोटे काम की एक लाइन। ये हमारा एनोड का रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड का रिएक्शन है जहां रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लॉस होके एक्स्ट्रा में बच रहा है वो ये गेन करेगा, इसके लिए हमने ये अरेंजमेंट कर दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के जब यहां पहुंचा तो इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और अपने आयंस Zn2 प्लस अंदर डाले, आयंस अंदर डाले तो प्लस बढ़ गया, प्लस बढ़ गया यानी कि Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रॉड को क्या कर रहे थे, नेगेटिव। अपोजिट फैशन में ये रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, रॉड तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। बट अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि Cu2 प्लस के जो आयन है वो ऊपर जाएंगे, Cu2 के आयन जब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से प्लस कम हो रहा है, नीचे से प्लस कम हो रहा है, तो Cu2 के माइनस जैसे ऊपर जाएंगे नीचे प्लस का कम होना यानी इनडायरेक्टली माइनस का बढ़ना, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जब सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो ये कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्लियर है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में, वाइस वर्सा में भी आप देख सकते हैं। ऐसा जो जरूरत था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि प्लस चार्ज बढ़ते जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इधर बहुत सारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस बढ़ते जा रहा है, जितना बार जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना बार Zn2 प्लस को नीचे डिप करेगा, प्लस बढ़ते जाएगा, प्लस बढ़ते जाएगा, प्लस बढ़ते जाएगा। एक इक्विलिब्रियम का ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसके पास बहुत सारे प्लस हो जाएंगे। जब इसके पास खुद बहुत सारे प्लस आएंगे तब जब ये Zn2 प्लस को डिप करेगा तो ये वाले प्लस उसको रिपेल करने लगेंगे आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिंक डिप करके Zn2 प्लस दे रहा था जिस कारण सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जा रहे थे। शुरू में तो सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा अंटिल रीचिंग इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया इधर प्लस के साइन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब जब Zn2 प्लस आएगा तो इसको नहीं लेंगे, मना कर देंगे, वी कैन नॉट टेक इट, वी आर सैचुरेटेड, वी आर एट द इक्विलिब्रियम। तो जब इस प्लस पे ये प्लस क्या होगा, रिपेल, अब ये इधर नहीं आ पाएंगे। इन द सिमिलर फैशन इधर सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा था, माइनस बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि प्लस माइग्रेट कर रहे थे तो माइनस के चांस बढ़ रहे थे। जब यहां माइनस बढ़ रहा था तो एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते बहुत सारे माइनस हो जाएंगे, एक समय ऐसा भी आएगा। अब उसके बाद वो क्या कहेंगे कि भाई हमारा माइनस ज्यादा हो गया है, अब हम
इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं। अब हम और ज्यादा अपना माइनस नहीं बढ़ाएंगे, हमें और माइनस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम माइनस को रिपेल करेंगे। तो अब सैचुरेशन आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया। जितने इसमें प्लस थे अब एक भी एक्स्ट्रा प्लस नहीं आने देगा, क्योंकि प्लस को प्लस रिपेल कर देगा आफ्टर इक्विलिब्रियम। इन द सिमिलर फैशन यहाँ माइनस बहुत ज्यादा है तो एक भी माइनस नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कहेगा नहीं भाई अब हमें माइनस नहीं चाहिए, हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, तो अब रिपेल। अब क्या हो गया, ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये सारी कहानी खत्म, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, बल्ब जलेगा ही नहीं। बल्ब तभी तक जला था नियर अबाउट मैक्सिमम 5 मिनट तक, पर इस टाइम के ड्यूरेशन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है। ये बल्ब कुछ देर तक जला जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो गया। अचीव होते अब प्लस बढ़ गया, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, क्योंकि सॉरी अब और Zn2 प्लस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि प्लस बहुत है, रिपेल किया इन द सिमिलर फैशन। यहाँ माइनस जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तब और एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइनस रिपेल कर देगा। अब जब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, दोनों बराबर हो गए, तो कहीं से कोई ट्रांसफर, कोई मूवमेंट नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक मास्टर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो हम एक यू ट्यूब डाल देंगे इन्वर्टेड फॉर्म में। देखिए ये हुआ यू और इसको बना देंगे ट्यूब, और उल्टा यू है इसलिए इन्वर्टेड यू ट्यूब। क्लियर है। अब ये इन्वर्टेड यू ट्यूब क्या करेगा, जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा, कि जब इधर कुछ बढ़ा प्लस तुरंत इधर से माइनस दे देगा, बैलेंस। जब इधर माइनस बढ़ा इधर से प्लस दे देगा, न्यूट्रलाइज। तो ये सर्किट हमेशा कंटिन्यूअस में रहेगा। तो इतनी सारी कहानी मैंने आपको सुनाई इस इन्वर्टेड यू ट्यूब के लिए, और इसको क्या कहते हैं, इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, SALT ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें सॉल्ट्स रहेंगे। सॉल्ट्स आपको पता है उसमें केटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं। इसका ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तब डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी जब इसके प्लस सैचुरेट होंगे, जैसे 2 एक्स्ट्रा प्लस आएगा ये 2 एक्स्ट्रा माइनस दे देगा, न्यूट्रलाइज। जैसे इधर 2 एक्स्ट्रा माइनस आएगा ये 2 एक्स्ट्रा प्लस दे देगा, केटायन, न्यूट्रलाइज। और ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बल्ब ग्लो करते ही रहेंगे। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत बड़ा काम आपका हो गया है। मैं इसको छोटा सा रब करूंगा और बस, नहीं तो जरूरत नहीं है। नेट रिएक्शन भी हमने कर लिया, यही वाले नेट रिएक्शन थे, ZnSO4 2+। अगर आयंस के फॉर्म में लिखा था हमने तो क्या लिखा था, Zn और यहां से Cu2+ और यहां से Zn, यहां से Cu, यहां पे Zn2+ के फॉर्म में। सॉरी मैं इसको लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये जो हमने रिएक्शन स्टार्टिंग में लिया था यही घूम के हमारा फिर से आ गया था क्या, हमारा सॉरी Cu नहीं, हमारा नेट रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन आयंस के फॉर्म में। तो क्या रहेगा ये Zn, यहां से अगर आयंस के फॉर्म में लिख देंगे तो Cu2+, और यहां से आयन के फॉर्म में लिख देंगे तो Zn2+, और यहां से कॉपर है ही। तो फिर वही चीज जहां से हमने शुरू की थी कि Zn जब 0 से +2 में गया तो Zn का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर +2 से 0 में गया तो इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ 0 से +2 जा रहा है तो इंक्रीमेंट है, यहाँ 2 से 0 जा रहा है तो डिक्रीमेंट है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही फाइनल नेट रिएक्शन हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद इसी डेनियल सेल पे 3 अलग अलग केसेस हमें डिस्कस करने हैं, जब हम इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस सेल के पोटेंशियल कितना होगा, 1.1 वोल्ट। अब ये सेल एक्टिव कब तक रहेगा, जब 1.1 वोल्ट तक क्या करेगा, बिलो 1.1, एट 1.1 एंड आफ्टर 1.1। वो तीनों केस डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने शुरू में बोला था डेनियल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा एंड उसका पोटेंशियल होगा 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट सारा पढ़ने के बाद हमारे लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो हम देखेंगे कि सेल का बिहेवियर बिलो 1.1 वोल्ट, एट 1.1 वोल्ट एंड आफ्टर, यानी 1.1 से कम पे, 1.1 पे और 1.1 से ज्यादा पे। वो तीनों केस देख लेंगे तो हमारा डेनियल सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको रब करता हूं और हम चलेंगे 3 केस को डिस्कस करने। तो अब हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेनियल सेल करता है क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है कन्वर्ट, और इसका पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट। वो कैसे होता है इस सेल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप जानेंगे कि इस सेल का पोटेंशियल कितना है 1.1 वोल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, लेस देन 1.1 वोल्ट डालेंगे,
और केस 2 में इक्वल और केस 3 में उससे ज्यादा। तो 3 केस देखेंगे, 3 ही केस हो सकता है कंपेयर करने का। तो केस 1 क्या रहेगा, जब हमारा इफ, केस 1 पहले लिख लीजिए, केस 1 इफ ई सेल इज ग्रेटर देन, जो एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा हो तो क्या होगा। केस 2 में देखिए क्या पढ़ेंगे, जब दोनों बराबर हो, इफ ई सेल इक्वल टू ई एक्सटर्नल। और थर्ड केस में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा जगह शिफ्ट करना होगा, केस 3 इफ ई सेल इज लेस देन ई एक्सटर्नल। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा तीनों केसों को, तीनों केस में कोई ज्यादा नहीं है, बस पैरामीटर्स चेंज है। यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी है, ई सेल की, ये बड़ा है। यहाँ पे दोनों बराबर है, कोई बड़ा नहीं है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा फंक्शन में, यहाँ ई सेल छोटा हो गया तो पावर में कौन आ जाएगा, ई एक्सटर्नल। यही 3 डिफरेंस है। तीनों डिफरेंस को हम बहुत आसानी से डील करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या अंतर हो रहा है। अब हमने इस सेल को डिजाइन ही किया था कि ये 1.1 वोल्ट तक आराम से काम करे। तो जो हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं वो बिलो 1.1 पे ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि ई सेल ही 1.1 है और जो हमने बाहर से दिया उससे छोटा है। तो पावर में कौन रहेगा, ई सेल की वैल्यू। तो ई सेल की वैल्यू पावर में होने का क्या मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन। तो हम एक शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे जो हमने पहले बनाया है, बार बार तो पूरा डिटेल्स नहीं बना पाएंगे, तो एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेंगे उसका। याद करें यहाँ क्या थे, यहाँ जिंक का एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ कॉपर का था। दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप थे। ये जिंक है, ये कॉपर है, ये जिंक, ये कॉपर। तो जिंक वाला ZnSO4 में था, कॉपर वाला CuSO4 में था। ठीक है, क्या किया था हमने कि इनको कनेक्ट कर दिया था ताकि इनका फ्लो पता चले। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने। अब एक और चीज याद कीजिए, बहुत मेहनत के बाद हमने इसमें एक इन्वर्टेड U2 दैट इज सॉल्ट ब्रिज डाला था, उसको तो छोड़ना नहीं। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब Zn पे क्या होता था, याद कीजिए, Zn पे हमारा एनोड होता था और वो कैसा टर्मिनल होता था, वो नेगेटिव टर्मिनल होता था। तो Zn के पास इस इलेक्ट्रोड को लिख लीजिए एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल। Cu पे क्या होता था, कैथोड, और वो कैसा टर्मिनल लगता था, पॉजिटिव। इतना डिस्कशन के बाद ये तो बहुत क्लियर है कि जो हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होंगी, तो फ्लो इधर से इधर होगा, लेफ्ट टू राइट। तो एरो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है, ध्यान से देखें, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इधर हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट कहां होगा, उसका अपोजिट ही तो होता है। फ्लो ऑफ करंट अपोजिट होगा, राइट टू लेफ्ट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, इनर्ट सॉल्ट का केस हमने देख लिया। हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान क्या देना है, तो 2 चीजें हमें बहुत ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज जो सबसे सिंपलेस्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, यहां सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो फ्लोज फ्रॉम कॉपर, सॉरी जिंक टू कॉपर, फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे तो करंट कहां से फ्लो करेगा, देखिए करंट फ्लोज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिंक टू कॉपर है तो करंट कहां से हो जाएगा, कॉपर टू जिंक। ये चीजें बहुत क्लियर है। तो यहां तक आप समझ गए। तो ये तो हमारे जो नॉर्मल हमने डेनियल सेल पढ़ा वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज ऑपरेटिंग इन द नॉर्मल मोड। हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन, कि सेल इज ऑपरेटिंग इन नॉर्मल मोड। सेल कहां पे काम कर रहा है, नॉर्मल मोड में। और ये सेल जब नॉर्मल मोड में काम करता है तो उसी सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। वो किससे कैसा बिहेव करने लगता है, एज गैल्वेनिक सेल। तब वो बिहेव कैसे करने लगेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह। और गैल्वेनिक सेल में हमें पता है क्या होता है, मैंने बहुत क्लियर बताया था कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स
ये सब मैंने स्टार्टिंग ही बता दिया था आपको। स्पॉन्टेनियस जैसे गैल्वेनिक का अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और बेस इनका कैसा रहता है, रेडॉक्स का। हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया था रब करने के पहले कि सेल रिएक्शन क्या था। तो सिंस कोई चेंजेस नहीं है डेनियल सेल में और गैल्वेनिक सेल में, बिकॉज ये भी नॉर्मल मोड में काम कर रहा है, किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस अभी नहीं किया हमने, तो कह सकते हैं कि इनका सेल रिएक्शन भी क्या रह जाएगा, एज इट इज। तो सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है, सेल रिएक्शन। तो बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, Zn प्लस U2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो हमारा बैटरी का अपना पोटेंशियल था वो आउटसाइड से ज्यादा था, तो वही रह गया जो उसका अपना था, क्योंकि अभी रिमोट प्लेस पे हमारा इंटरनल ही है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो बिल्कुल सेम रह गया। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको पिछले केस में बताई थी कि यहां से जिंक कट कट के कम हो रहा था, जो मैंने इन्वर्टेड U2 के लिए डिस्कस किया था, और यहां पे आके कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। तो लॉस इन मास ऑफ जिंक क्या नोट डाउन कर लेंगे, लॉस इन मास ऑफ जिंक। अब मास ऑफ जिंक क्यों कम हो रहा है, तो मैंने वहां आपको बता दिया था, क्योंकि जिंक डिसॉल्व कर रहा था। तो आप लिख सकते हैं कि जिंक का क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, डिसॉल्व। अब मास ऑफ जिंक तो डिसॉल्व के कारण घट रहा था, तो कॉपर का क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हम लिख सकते हैं एंड गेन इन मास ऑफ कॉपर। क्यों? क्योंकि अगर इस पे डिसॉल्व कर रहा था तो इस पे जाके डिपॉजिट कर रहा था। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने की हैं। डिसॉल्व करने के कारण इनका लॉस इन मास हो रहा था कॉपर का, जबकि डिपॉजिट होने के कारण गेन इन मास हो रहा किसका, सॉरी लॉस ऑफ मास किसका हो रहा था, जिंक का, डिसॉल्व के कारण, और डिपॉजिट के कारण गेन इन मास किसका हो रहा है, कॉपर का। तो ये चीजें आप समझ गए, तो सारी चीजें यहां मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। सेम चीज डिस्कस कर लेंगे दो और केस में। तो ये केस तो पहला केस गया, दूसरा केस देखिए बहुत ही सिंपल है। दूसरे केस में क्या होगा आप खुद सोचिए, दूसरे केस में क्या होगा। दूसरे केस में ई सेल और ई एक्सटर्नल दोनों बराबर हैं, तो जो हमारा अंदर का पोटेंशियल है वही हम बाहर से भी इक्वल सप्लाई कर रहे हैं। जब इक्वल सप्लाई करेंगे तो केस किस चीज का हो जाएगा। अच्छा पहले एक रफ डायग्राम बना दूं इसके लिए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि बार बार वही डायग्राम बनाना थोड़ी बड़ी बात है, टाइम कंज्यूम होगा। हम सिर्फ अपने काम का थोड़ा सा जो है वो बना लेंगे। सब सेम है, ये ZnSO4 है क्योंकि रॉड Zn है, ये CuSO4 है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड है कॉपर है, ये कॉपर है, ये जिंक है। हमें हमारा काम सिर्फ यहाँ पे है जो हम करने जा रहे हैं। देखिए, ताकि हमारा ये गैल्वेनोमीटर हमारा इंडिकेशन दे दे क्या हो रहा है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, यहाँ भी तो क्या होगा, एनोड वही होगा और नेगेटिव ही होगा, यहाँ कैथोड ये होगा और पॉजिटिव होगा। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अब जो इंटरनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए हैं, और दोनों बराबर हो गए हैं तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया। और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आपको पता है क्या होता है, जितना रिएक्शन फ्रंट का होता है फॉरवर्ड उतना ही बैक का। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब आगे से भी उतना ही और पीछे से भी उतना ही खींचा जाएगा तो कहां पे फ्लो होगा, कहीं नहीं, करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। तो देखिए जब करंट पास ही नहीं होगा तो इंडिकेटर कहां रहेगा, बीच में। जब लेफ्ट से राइट जा रहा था तो इधर डिफ्लेक्शन था, जब पास ही नहीं हो रहा बीच में खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और जब करंट ही जीरो है तो हम क्लियर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ सेल नॉर्मल मोड में काम कर रहा था, यहाँ सेल काम ही नहीं करेगा, सेल विल नॉट ऑपरेट, सेल विल नॉट ऑपरेट। और नॉट ऑपरेट का मतलब क्या है कि सेल क्या हो जाएगा, बंद रहेगा, स्टॉप मोड पे रहेगा। सेल स्टॉप मोड पे रहेगा तो सेल की रिएक्शन क्या होगी, जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो सेल रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन एट ऑल। नो रिएक्शन क्यों, बिकॉज नो पोटेंशियल डिफरेंस। नेट पोटेंशियल कितना हो रहा है इसका, नेट पोटेंशियल
जीरो हो रहा है। अब नेट पोटेंशियल जीरो, सो नो फ्लो ऑफ करंट, सिंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, कंडीशन इक्विलिब्रियम का, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं, इसलिए कोई सेल रिएक्शन नहीं क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। तो लास्ट केस, द थर्ड केस। थर्ड केस को देखने के पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं उधर जगह कम है उसको डिस्कस करने के लिए, तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा रब करूंगा, या आप चाहें तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहले मैं थोड़ा इसका डायग्राम बना लूं, फिर देखता हूं कितना जगह बचता है। अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स पे एक्सटर्नल आ गया, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स पे इंटरनल था, यहाँ ड्राइविंग फोर्स पे एक्सटर्नल आ गया। तो अगर फिगर की बात की जाए तो फिगर फिर मैं सिंपलर ही रखूंगा, बट यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ चीजें बदलेंगी क्योंकि मालिक ही बदल गया। इंटरनल की जगह सीधा कौन आ गया, एक्सटर्नल आ चुका है। जगह कम है इसलिए हम थोड़ा इधर जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कनेक्शन तो करना पड़ेगा, कनेक्शन गैल्वेनोमीटर का कर दिया। वो सारी चीजें कॉमन है क्योंकि वो जिंक रहेगा तो ZnSO4 में जो रहेगा अपने सॉल्यूशन में रहेंगे। बट अब ध्यान देने की बात क्या है कि जहां इंटरनल काम हो रहा था अब एक्सटर्नल काम हो रहा है, तो सब कुछ एक्सटर्नल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर में जो हमारा करंट था उसको हटा के बाहर से एक्स्ट्रा करंट दे दिया गया। कोई आदमी जब पागल हो जाता है तो उसको ऊपर से करंट का शॉक देते हैं, फिर उसका पोलैरिटी उल्टा होकर सीधा हो जाता है। तो नॉर्मल को अगर करंट देंगे तो पागल हो जाएगा, पागल को करंट देंगे तो सीधा। तो ज्यादा करंट देने से क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स, नॉर्मल आदमी पागल, पागल आदमी नॉर्मल, करंट का शॉक। तो अब यहाँ करंट बढ़ा दिया पोटेंशियल, तो जो हमारा ड्राइविंग फोर्स में हमारा इंटरनल काम हो रहा था अब इसका पावर आ गया एक्सटर्नल। अब ये क्या करेगा, पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। बहुत ध्यान से देखें क्या कर देगा, पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। यही मेन खूबसूरती है इसकी, पोलैरिटी को क्या करेगा, रिवर्स। ये समझ गए तो ये सारा केस समझ जाएंगे। जब पोलैरिटी ही रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, एनोड माइनस, वो कहां जाएगा, प्लस के जगह। इस साइड प्लस था तो यहाँ माइनस, इस साइड माइनस था तो यहाँ प्लस। यहाँ पे कैथोड था तो यहाँ एनोड, और यहाँ एनोड था तो कैथोड। पोलैरिटी उलट गई। बहुत ध्यान से देखने के लिए बस यही सबसे खूबसूरत सी चीज है कि अब क्या हो गया, जबकि रॉड तो वही है, ये तो जिंक ही है और ये तो कॉपर ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जिंक अपने सॉल्यूशन में है और कॉपर अपने सॉल्यूशन में है ही, सारी चीजें नॉर्मल है। एक्स्ट्रा क्या हुआ, सिंस जो हमारा इंटरनल 1.1 वोल्ट तक की ताकत थी सहने की, उससे ज्यादा बढ़ा दिया। अब दिमाग उलट गया, पोलैरिटी उलट गई। तो कैथोड इधर आ गया, एनोड इधर, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। सारी चीजें जब उलट गई तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं उल्टेगा। तो अब माइनस से प्लस, फ्लो किधर होगा, ध्यान से देखें, फ्लो अब कहां होगा, अब फ्लो ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इधर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे थे अब इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट केस में जब जाके आप डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे जिंक टू कॉपर, अब इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, प्रीवियस केस में था जिंक टू कॉपर, यहां पे देखिए माइनस यहाँ है, कॉपर टू जिंक। ये समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, कॉपर टू जिंक। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगी, तो सीधी सी बात है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर लेफ्ट से राइट, यानी जिंक से कॉपर, यहां उल्टा हो गया, कॉपर टू जिंक, क्योंकि पोलैरिटी बदल गई, उल्टा। करंट भी उसके उल्टा, जब कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जिंक से कॉपर पे क्या आएगा, करंट आएगा। अब सारी चीजें उल्टा हो गई तो सेल भी तो उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा। जो पहले केस में सेल नॉर्मल डायरेक्शन में काम कर रहा था, दूसरे केस में सेल रुक ही गया था, तीसरे केस में देखिए क्या होगा, तीसरे केस में सेल विल ऑपरेट इन, क्योंकि क्या हो चुका है, मैंने पागल वाला एग्जांपल दिया था, सारी चीज उलट गई है, प्लस का माइनस, उल्टा पुल्टा। तो रिवर्स मोड, REVERSE, रिवर्स मोड। तो सेल किस मोड में करेगा, रिवर्स मोड में। अब एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि जब नॉर्मल केस रहता है तो गैल्वेनिक, स्टार्टिंग में मैंने कंपेयर किया था और सारी चीज उल्टा हो जाती थी। रिवर्स मोड किसके लिए,
इलेक्ट्रोलाइटिक। तो अब सिंस हमारा गैल्वेनिक अब उल्टा हो गया, रिवर्स, तो कहां पे पहुंच गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये कौन से सेल बन जाएंगे, दे विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ध्यान दीजिए, जब मैंने आज शुरू किया था इसीलिए वहीं से स्टार्ट किया था कि गैल्वेनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे का अपोजिट बताया था। वहां मैंने क्लियर किया था कि गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, पर कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइटिक का कंपेयर करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने आपको कह दिया था कि एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में पॉजिटिव होता है। बट अभी ये गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक बना नहीं है, अभी ये डेनियल में ही है, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक। जब इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे तब आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक में दो अलग अलग कंटेनर नहीं रहते हैं, एक ही रहते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, नहीं तो आप बाद में कमेंट करेंगे कि सर जब आप स्टार्टिंग में आपने पढ़ाया तो आपने बोला था कि गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव, लेकिन आपने तो यहां भी एनोड नेगेटिव लिया। यस, एनोड हम नेगेटिव ही लेंगे सब में, क्यों, क्योंकि अभी हमारा डेनियल सेल के डिस्कस हो रहा है और डेनियल में एनोड नेगेटिव होता है। ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के हम इसको फोर्स कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं कि यू शुड गो इन द रिवर्स मैनर। जब वो रिवर्स मैनर में चले जाएंगे तब हमें क्या होगा, सब कुछ उल्टा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे एनोड पॉजिटिव होता है। तो इतना समझने के बाद एक चीज सिर्फ हमारा छूट रहा है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, वो क्या छूट रहा है, सेल रिएक्शन। तो जब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता था तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स के केस में क्या होगा, उल्टा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। फिर देखिए लास्ट में हम लिखते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन फर्स्ट केस में एज इट इज था, सेकेंड केस में रिएक्शन हुआ ही नहीं था, बट थर्ड केस में सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो उल्टा। तो बस इस रिएक्शन को उल्टा कर लीजिए और कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो Cu प्लस Zn2+, मतलब जो इसका LHS है वो RHS में आएगा और जो RHS है वो LHS में जाएगा। तो RHS में क्या देखिए, Cu प्लस Zn2+, और LHS में जो है RHS में आ जाएगा क्या है, Cu2+ Zn। तो नेट रिएक्शन भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, तीनों को आप कंपेयर करेंगे, सारी चीजें बहुत खूबसूरती से पाएंगे। एक चीज यहाँ जो छूटी हुई है वहां हमने नहीं किया, यहाँ कर लिया। जो हमने वहां पढ़ा था कि लॉस इन मास ऑफ जिंक होगा, तो वो भी तो यहाँ उल्टा होगा। जब वहां लॉस हो रहा था मास ऑफ जिंक का, तो यहाँ पे किसका होगा, लॉस इन मास ऑफ कॉपर होगा, लॉस इन मास ऑफ कॉपर। और लॉस किस कारण से होता है, डिसॉल्व करने के कारण। कलर बदल दो, सेम जाके देखिएगा, इसी का रिवर्स हमने पढ़ा है केस 1 में। अब लॉस हो गया किसका, मास ऑफ कॉपर का, क्यों, क्योंकि कॉपर डिसॉल्व करेगा। तो गेन किसका होगा, मास ऑफ जिंक का, एंड गेन इन, ये जी है, गेन इन मास ऑफ जिंक। क्यों, क्योंकि अगर ये डिसॉल्व करके लॉस हो रहा था तो ये डिपॉजिट कर लेगा, तो इसका फायदा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिपॉजिट। तो इस वीडियो को आपको समझाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है। अगर आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से देख के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं होप करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं उसको आपको एक्स्ट्रा क्या दूंगा, इसको कंक्लूजन दूंगा, क्योंकि कंक्लूजन आपके लिए बहुत जरूरी है, इन सारी चीजों का कंक्लूजन। तो इसको रब करने के पहले मैं एक बार इसको फिर से ब्रीफ रिव्यू करूं, फिर कंक्लूजन, और फिर ये लेक्चर खत्म होगा डेनियल सेल का। तो केस 1 में इलेक्ट्रिक ई सेल ज्यादा था, ई सेल ज्यादा होने के कारण नॉर्मल मोड था, फ्लो इधर से उधर जा रहा था, यानी जिंक टू कॉपर, सब कुछ नॉर्मल, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो था वही रह गया, लॉस से जिंक कट रहा था और कॉपर बढ़ रहा था। इसमें दोनों में कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम करंट 0। इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल ने आके अपना एक्वायर कर लिया पावर, अब इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, इसलिए एक्सटर्नल ज्यादा प्रेशर देने से सारी पोलैरिटी रिवर्स कर गई। तो जो हमारा फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का प्रीवियस केस में जिंक टू कॉपर, अब हो गया कॉपर टू जिंक, और सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर करंट।
जो पहले केस में नॉर्मल मोड था अब रिवर्स मोड चला गया, पहले केस में गैल्वेनिक मोड था इलेक्ट्रोलाइटिक, वहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स था या नॉन स्पॉन्टेनियस, वहां सिमिलर सेल रिएक्शन था क्योंकि नॉर्मल मोड था, यहाँ पे अपोजिट क्योंकि रिवर्स मोड है। तो देख लीजिए आरएचएस गया हमारा एलएचएस में और एलएचएस जाएगा हमारा आरएचएस में, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वहां पे लॉस मास हो रहा था जिंक का, यहाँ पे हो गया कॉपर का, वहां पे गेन हो रहा था कॉपर का, यहाँ गेन हो गया जिंक का। सारी चीजें पढ़ ली। वहां पे जो फ्लो था वो लेफ्ट टू राइट था, यहाँ पे फ्लो राइट टू लेफ्ट है, एरो देख के क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो एक लास्ट कंक्लूजन अगर मैं आपको लिख दूं तो आपको मजा आ जाएगा। पहले आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कैमरा को तीनों तरफ मूव कर देता हूं। केस 1 पे यहाँ फोकस कीजिए, फिर सेंट्रल केस पे, केस 2 पे, और फिर यहाँ केस 3 पे फोकस कीजिए ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब एक लास्ट कंक्लूजन आपके लिए बोनस की तरह, एक लास्ट कंक्लूजन क्या है? केस 1 डिस्कस हुआ था, वहां पे ईएमएफ हमारा इंटरनल था, ईएमएफ जनरेटेड बाय सेल। जब ईएमएफ जनरेटेड बाय सेल, यहां ध्यान रखेंगे, तब केस होगा गैल्वेनिक का। जब ईएमएफ जनरेटेड बाय सेल होगा तो गैल्वेनिक का, दैट इज केस 1। बट जब ईएमएफ हम सप्लाई करेंगे आउटसाइड से, ईएमएफ इज अप्लाइड टू सेल, यहां पे ईएमएफ जनरेटेड बाय सेल, देन गैल्वेनिक, केस 1। यहां पे हम ईएमएफ बाहर से दे रहे हैं। इफ ईएमएफ इज अप्लाइड टू द सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक केस, दैट इज केस 3। तो इसके साथ आज का आपका लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर के लिए आप बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट और फंडे यही डेनियल में खत्म हो जाए। और जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, सारी कहानी खत्म और हमारा सीधा फोकस जाएगा गैल्वेनिक सेल पे। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा टॉपिक? गैल्वेनिक सेल। ये सारा बेस आपको समझाया गया है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे मिलेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को अच्छे से समझने के लिए इस लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजों को, सारे बेसिक्स को एक साथ अरेंज करके इस लेक्चर में डाल दिया गया है, बहुत मेहनत की गई है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, सारे पॉइंट नोट डाउन करें, कोई डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू करें, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। बट विदाउट इस वीडियो को पूरा समझे आगे का कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी तक का आई गेस सबसे लंबा लेक्चर होगा आज का। बट ये अगर आप कंप्लीट कर गए तो यकीन मानिए ये चैप्टर आपके लिए एकदम फिंगर टिप्स पे आसानी से हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बट इस वीडियो का डाउट यहीं क्लियर कीजिए, नहीं तो आगे के लेक्चर में हम सीधा मिलेंगे गैल्वेनिक सेल और सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको एज्यूम समझेंगे कि आपको समझ में आती है और उसके आगे बढ़ेंगे। अंटिल देन, थैंक यू।